नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। ये हमारे जो इथिक्स कोर्स का लास्ट लेक्चर है। अब इसमें जो भी चीज़ें बची हुई हैं अब हम उसे ही केवल पढ़ेंगे। अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं और जो वर्ष 2019 में पूछे गए थे और उसी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा क्या पोर्शन बचा हुआ है और हम उसी को पढ़ लेते हैं। जैसे आप देखिए, ये दो प्रश्न हैं जो इसी वर्ष पूछे गए हैं कि अवाचिक संचार या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न इसी वर्ष पूछा गया है कि संचार प्रक्रिया में सम्मिलित तत्वों का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न क्यों आए, ठीक है, तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि इथिक्स पेपर में इनको क्यों पूछा गया और इनके उत्तर को भी जानने की कोशिश करेंगे और इनसे संबंधित जो भी टॉपिक है उनको अब हम पढ़ लेते हैं और इसके साथ ही हमारा एथिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्रश्न क्यों पूछे गए, संचार से संबंधित क्यों आया। आप देखेंगे कि सरकार या शासन प्रणाली में सूचना के आदान प्रदान का बहुत ही महत्व है। यही व्यवस्था शासन प्रणाली में पारदर्शिता को इंगित करती है। तो संचार पारदर्शिता का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इसी संदर्भ में ये प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम समझ लेते हैं कि सरकार या शासन प्रणाली में सूचना के आदान प्रदान का क्या महत्व है। तो महत्व में हम पहला महत्व क्या है कि सरकार या शासन प्रणाली द्वारा जिन कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है, जैसे जन कल्याणकारी कार्य, देश की आंतरिक व वायु सुरक्षा के कार्य, कानून एवं व्यवस्था की स्थापना इत्यादि, इस प्रत्येक कर्तव्य के संदर्भ में सूचनाओं का होना अति महत्वपूर्ण है। तो हमने पहली बात यहाँ ये बताई है कि सूचना किस प्रकार से जन कल्याणकारी शासन की स्थापना में महत्वपूर्ण है। फिर जन कल्याणकारी शासन की स्थापना के क्रम में नीतियों के निर्माण, अनुपालन एवं मूल्यांकन, प्रत्येक चरण में सूचना का होना महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगली बात क्या है कि सूचनाएं सरकार, शासन प्रणाली एवं जनता के बीच सेतु का कार्य करती हैं, अर्थात सरकार को जन अपेक्षाओं की जानकारी मिलती है और तदनुसार वह उन्हें वास्तविक रूप दे पाती है। ठीक है, अगली बात क्या है कि पारदर्शी व उत्तरदायी शासन की स्थापना में सूचना महत्वपूर्ण है। सूचनाओं के द्वारा ही शासन प्रणाली या सरकार को फीडबैक मिलता है और तदनुसार वह सुधार करती है। फिर लोकतंत्र के आधार हेतु ये महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और सुशासन की दिशा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस प्रकार से हमने शासन प्रणाली में या सरकार में सूचना के महत्व को समझा। यही हमें पारदर्शिता का मूल्य दिलाता है। ठीक है, तो शासन प्रणाली में सूचना के आदान प्रदान हेतु संचार या संप्रेषण का होना है ना। सूचना हमें कब मिलेगी, जब संचार होगा, संवाद होगा। तो इसीलिए हम इसमें यहाँ पर संचार या संप्रेषण को पढ़ लेते हैं, जिसे अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो प्रशासन के संदर्भ में ही हमें इसे समझना है। शासन प्रणाली या प्रशासन में संचार से आशय है कि जनता व शासन प्रणाली के बीच संबंधित व आवश्यक सूचना, विचार व भावनाओं का आदान प्रदान। संचार एक ऐसा माध्यम है जो सरकार और जनता को जोड़ता है। सरकार जनता के मंतव्यों को जानती है और उसी अनुसार, या इसी को हम कहेंगे कि उसके फीडबैक मिलता है और उसी अनुसार वो जन कल्याणकारी कार्य करती है। ठीक है, तो संचार का बहुत ही महत्व है। इसका मूल उद्देश्य क्या है, परस्पर समझ विकसित करना। ठीक है, सरकार कोई भी योजना ला रही है, ठीक है, तो संचार के माध्यम से ही तो उसका प्रचार प्रसार करती है और जब लोग उस पर प्रतिक्रिया देते हैं तो ये संचार ही तो हुआ। इसकी क्या विशेषताएं हैं। संचार हेतु कम से कम 2 इकाइयों की आवश्यकता होगी। हमने बात यहाँ की, जैसे सरकार हो गई और जनता हो गई, तो कम से कम 2। अब अगली बात इसमें है कि यह उद्देश्यपूर्ण अवधारणा है, मतलब किसी न किसी उद्देश्य से संचार किया जाता है। ठीक है, किसी उद्देश्य को अन्य तक पहुंचाने के लिए कार्य किया जाता है। संचार हेतु सूचनाओं का होना आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है, जैसा कि अभी हमने समझा है। साथ ही संचार की प्रभावशीलता इसकी समझ पर। संचार का मतलब यह है कि दूसरे तक बात पहुंचा देना या उसकी बात समझ में आ गई तभी हम कहेंगे संचार हुआ। ठीक है, यह सांकेतिक रूप में लिखित, मौखिक और अमौखिक हो सकता है। अभी हम इसके प्रकारों में से समझेंगे। संचार के प्रकार हम देख लेते हैं। संचार चैनल पर आधारित और उद्देश्य आधारित। उद्देश्य आधारित 2 होते हैं, औपचारिक होते हैं और अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब है कि कोई संस्था या कोई इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, औपचारिक का मतलब हो गया कि कोई एक संस्था है जो कानून बनाकर या कोई गाइडलाइन जारी करके अपनी बातें दूसरों से कहना चाह रही है जनता के सामने। जैसे सरकार कोई भी बिल लाती है तो फिर जनता के सामने भी उसे रखती है, तो एक औपचारिक माध्यम हो गया। ठीक है, अनौपचारिक मतलब कोई इसमें संस्था शामिल नहीं है। ये
अब संचार चैनल पर आधारित संचार देख लेते हैं। तो यही हम देखेंगे कि ये वर्बल होता है और नॉन वर्बल होता है। वर्बल का मतलब मौखिक और लिखित, मतलब आप देखेंगे कि जो मौखिक है, मौखिक का मतलब होता है मुख से बोलकर, जैसे रेडियो, दूरदर्शन, सभा सम्मेलन, फ़ोन। आप फ़ोन में बात करते हैं तो एक तरह से कहा जाएगा कि वर्बल कम्युनिकेशन। और लिख के द्वारा भी आप पत्र लेखन कर दिए, ठीक है, तो इससे क्या हो गया, ये वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। नॉन वर्बल का मतलब है कि ना तो मौखिक है ना तो लिखित है, इसीलिए वो अमौखिक है। मतलब शारीरिक हाव भाव द्वारा सूचना का आदान प्रदान होता है, जैसे आप चेहरे, आँख और हाथ के हाव भाव द्वारा अपनी बातें दूसरे तक पहुँचाएँ, ठीक है। अब अगला इसमें देख लेते हैं कि संचार प्रक्रिया के क्या तत्व हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक और नॉइस। इसमें लगभग 7 या 8 तत्व होते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके हम समझते हैं कि सेंडर से लेकर रिसीवर तक की क्या प्रक्रिया है और कैसे संचार होता है। तो सेंडर का मतलब यह है कि जिसके पास सूचना हो और वो सूचना को प्रसारित करने की इच्छा रखता हो, ठीक है। तो सेंडर मतलब सूचना भेजने वाला। अगली बात क्या है, इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब है कि सूचना को संदेश के रूप में वर्णित करने की जो सेंडर की मानसिक योजना है, वो किस रूप में भेज रहा है मैसेज को। मैसेज का मतलब यही हो गया कि विचार हो सकते हैं, तथ्य हो सकते हैं, जिसे सेंडर संचारित करना चाहता है। इनकोडेड सूचना का भौतिक रूप भी कह सकते हैं, यही दिखाई देता है। चैनल, संचार का माध्यम क्या है, लिखित है, मौखिक है, जैसा कि भी हमने समझा, अमौखिक है। अगली बात क्या है, डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब है जब रिसीवर के पास संदेश आया तो उसका उसने विश्लेषण किया, है ना। डिकोड करने का मतलब वो समझ गया। एक रिसीवर का मतलब है लक्षित इकाई है, सेंडर जिसके पास मैसेज भेजना चाहता है ना, जैसे संचार का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, तो लक्षित इकाई से रिसीवर हो गई। फीडबैक का मतलब ये है कि जब रिसीवर के पास मैसेज पहुंचा तो उसने अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, ठीक है। नॉइज़ का मतलब है कि ये प्रभावी संचार में बाधा को हम क्या कहते हैं, नॉइज़, शोर कहते हैं, और ये प्रत्येक चरण में उत्पन्न हो सकता है। आप जब इसका फ्लो डायग्राम देखेंगे तो जो नॉइज़ है, आप देखेंगे कि नॉइज़ इस चरण में भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया कि सेंडर जो सूचना को प्रसारित करना चाहता है, ठीक है, ये इनकोडेड फॉर्म में हो सकता है। मैसेज को हमने समझा कि कोई विचार या तर्क होगा, है ना। जब इसको डिकोड कर लेगा रिसीवर तो पता चल जाएगा उसे कि सेंडर ने क्या मैसेज भेजा है, ठीक है। फिर वो अपना फीडबैक सेंडर को दे सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने संचार प्रक्रिया के तत्वों को देखा। अब विगत वर्षों में, जैसे वर्ष 2019 में जो भी दो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला प्रश्न है जो 3 अंकों का है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अवाचिक संचार से आप क्या समझते हैं। तो हमने बताया था कि जो ना तो लिखित है और ना ही मौखिक है उसे अमौखिक कहते हैं, नॉन वर्बल कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने परिभाषा, लेकिन इसका प्रशासन में क्या महत्व है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कमज़ोर वर्ग हैं, दिव्यांग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, या भिन्न भाषाई के लोग हो सकते हैं। जब आप एक प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे तो हो सकता है कि आपकी नियुक्ति ऐसे जगह हो जाए जहाँ हो सकता है कि आप आम जनता से उस भाषा में सहज ना हो, तो फिर ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन काम आएगा कि आप उनकी समस्या की गंभीरता को किस प्रकार से उनके हाव भाव से ही समझ लें, है ना। तो ये बातें होती हैं। इस प्रकार से प्रशासन में जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसका महत्व हम दिखा सकते हैं। अगला है कि जो 150 शब्दों में पूछा गया कि संचार की प्रक्रिया में सम्मिलित तत्वों का वर्णन कीजिए। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि लगभग 7 या 8 तत्व हैं और हमने इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से देखा, तो इसी को आपको लिख देना था। थोड़ा प्रशासन में इसके महत्व को भी आपको बताना रहेगा, ठीक है, कि वही महत्व आप बता देंगे कि संचार का क्या महत्व है, जो हमने पहले बातें की थी शासन प्रणाली में, उसी को आप यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने इस टॉपिक को भी कर लिया है और इस प्रकार से हमारा इथिक्स का जो कोर्स हमने प्रारंभ किया था वो आज से समाप्त होता है। और अब आपको जो भी लगे कि ये चीज़ें छूट गई हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। मेरी तरफ से सिलेबस पूरा हो गया है। धन्यवाद।